आज तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है नीला रंग, बी में है बैंगनी रंग, सी में है लाल रंग और डी में है पीला रंग। तो लाल रंग का उपयोग जो होता है खतरे के सिग्नल में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। और लाल रंग बिना छितराए दूर तक ये तय करता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका बैंगनी है, बी में हरा है, सी में लाल है और डी में पीला है। तो यहाँ पे अधिकतम बोला गया तरंग दैर्ध्य, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑप्शन ए में आर बराबर वी आई या फिर आर बराबर वी बटे आई और आर बराबर वी बटे आई यहाँ पे भी दिया हुआ और डी में दिया हुआ है आर बराबर वी माइनस आई। तो देखिए वी बराबर आपका फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि आर बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वी बटे आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन कौन सा दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण में, बी में है उत्तल दर्पण में, सी में है अवतल दर्पण में और डी में इनमें से सभी। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि क्या करा है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे किसी लेंस के बाहरी ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रोटॉन, बी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन और सी में है कोड इलेक्ट्रॉन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ जो होता है सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट की माप जो की जाती है आपका ए मीटर से की जाती है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा अमीटर, ठीक है, ए मीटर या अमीटर दोनों सेम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए मीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका उसमें है, बी में है चुंबकीय, सी में रासायनिक और डी में है कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसमें। देखिए 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं डीसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां नंबर प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका लकड़ी है और बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में है कोयला। तो यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, इनमें आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपको नवीकरणीय ऊर्जा पहचानना है।
तो देखिए ऑप्शन ए में आपका कोयला है, बी में पेट्रोल है, सी में सौर ऊर्जा और डी में प्राकृतिक गैस। तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन अवकारक है। तो यहाँ पे अवकारक आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका H2 है, बी में CO और सी में आपका दिया O2 और डी में आपका दिया हुआ है H2S। तो इनमें से अवकारक हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि कौन जो इनमें से पीएच का क्षारक विलयन का मान देगा। देखिए पीएच का क्षारक विलयन तब होता है जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ 7 से अधिक 13 है, जो कि एक विलयन का पीएच का मान देगा। अब 7 से कम जो होता है वो विलयन आपका अम्लीय होता है और 7 के बराबर होता है वह आपका उदासीन होता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन क्षारक विलयन का मान देगा, तो जो 7 से अधिक होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है इनमें से सही कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका Na2CO3 5H2 है और यहाँ पे आपका दिया हुआ Na2CO3 10H2 और बी में Na2CO3 7H2 और डी में आपका दिया हुआ है Na2CO3 2H2। तो यहाँ पे आपका सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए Na2CO3 10H2 यहाँ पे 10 है तो 10H2 है। तो यहाँ Na2CO3 10H2 जो होता है वाशिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाइकेन से, बी में है लाल पत्ती गोभी से, सी में हल्दी से और डी में आपका दिया हुआ है पेटूनिया फूल से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस रंजक बैंगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, यानी कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, इसका विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। और शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित कर उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि वस्त्र और कागज उद्योगों में, जहाँ पे वस्त्र और कागज का फैक्ट्री है, वहाँ पे विरंजक चूर्ण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है और पेयजल जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन जो होता है उदासीन होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है CuSO4 7H2, बी में है CuSO4 5H2 और सी में आपका दिया हुआ है CuSO4 4H2 और डी में है CuSO4 10H2। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम क्या यहाँ पे कराएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि NaOH को हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराएंगे। ZN से जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप बनता है Na2ZNO2 + H2। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा H2O। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा है कि पीतल है। तो यहाँ पे पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है और पीतल में Zn और Cu का मिश्र धातु होता है, यानी कि पीतल जो होता है Zn + Cu का मिश्र धातु से बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, यानी कि ब्रोमीन जो है ये अधातु